QKS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, QKS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। प्राणी जगत, जो एनिमल किंगडम होते हैं, इनमें कौन कौन से जीव आते हैं, कौन कौन से वर्ग होते हैं, कौन कौन से संघ होते हैं और उनके क्या क्या उदाहरण होते हैं, सबको हम लोग देखेंगे ध्यान से। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर देखेंगे, प्राणी जगत। इससे पहले मैंने वनस्पति जगत के बारे में बताया था। तो बायो का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है और जानना है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना और स्वरूपों में पाते हैं। तो जितने भी प्राणी हैं उनकी संरचना अलग होती है और उनके स्वरूप भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्गीकरण, मतलब प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है। तो अभी तक कितने प्राणी जो है किया जा चुका है, तो लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों के बारे में जानकारी अभी तक जीव के बारे में हो गई है। अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। इसका मतलब यह, अगर इनकी संख्या ज़्यादा है तो हमें क्लासिफिकेशन करने की बहुत ज़रूरत होती है। इससे नई खोजी गई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है, उससे सहायता मिलती है और उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए वर्गीकरण किया जाता है। अब सवाल खड़ा होता है कि वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तो लिखा है, प्राणियों की संरचना तथा आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सम्मति जो है, परगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र तथा जनन तंत्र की संरचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया गया है। ठीक है, तो वर्गीकरण का जो आधार होता है उसके लिए उनकी बनावट, उनकी कोशिका, उनके शारीरिक पाचन तंत्र, इसके बाद जो उनकी पूरे शरीर की जो है जनन तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, ब्लड होता है, उन सब के आधार पर इनको बांटा गया है। ठीक है, आगे लिखा है, संगठन के स्तर क्या होते हैं। यद्यपि प्राणी का जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय हैं, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो जितने भी प्राणी हैं, यद्यपि अगर देखा जाए तो सब जो है कोशिकाओं के बने हुए हैं, लेकिन जो है कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि सबके अलग अलग प्रकार होते हैं। उदाहरण के लिए, जो स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में है। ठीक है, तो स्पंज में जो है, जो क्या है, कोशिका बिखरे हुई है, अर्थात तो कोशिका कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती है। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। सिलेटरेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। इसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर के ऊतक के रूप में करती हैं, इसलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। ठीक है, इससे उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटी हेल्मीथिलीज के सदस्य अथवा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, उसमें ऊतक संगठित होकर के अंग का निर्माण करते हैं। तो किसी में ऊतक पाया जाता है, तो किसी ऊतक में संगठन होता है, पूरा जो है संगठित रूप से टिश्यू पाया जाता है। और प्रत्येक अंग का एक विशेष कार्य होता है। तो जैसे हमारे शरीर में हर अंग का एक विशेष कार्य होता है, वैसे बहुत सारे जीवों में एक अंग का विशेष कार्य होता है। प्राणी में जैसे एनेलीड, आर्थ्रोपोड, मोलास्क, एकाइनोडर्म और आपका रुजुकी के अंग मिलकर के तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र का एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, पाचन भी अपूर्ण या पूर्ण होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है, जो मुख और जो है गूदा दोनों का कार्य करता है। तो बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जिनके जो है पाचन तंत्र का एक ही जो है क्षेत्र होता है, एक ही अंग होता है, जो मुख और गूदा दोनों का कार्य करता है। जैसे आपका जो है प्लेंटी हेल्थिमली जो है नाम का जो जंतु होता है। इसके अलावा पूर्ण पाचन तंत्र में 2 बाह्य द्वार होते हैं, एक मुख और एक गूदा होता है। इसी प्रकार जो है परिसंचरण तंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, एक खुला होता है, एक आपका बंद होता है। तो परिसंचरण तंत्र एक खुला होता है, एक बंद होता है। इसी चीज के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है, तो लिखा भी है। अब बात करते हैं खुले आपका परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो रक्त तंत्र में अगर देखा जाए, तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका और ऊतक उसमें डूबे रहते हैं। तो ब्लड में जो है आपकी कोशिका और जो है आपका टिश्यू दोनों क्या होते हैं, उसमें डूबे रहते हैं।
बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। उदाहरण धमनी, सिरा और कोशिकाएं। तो जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है उसमें धमनी भी होती है, सिरा भी होता है और कोशिकाएं सब अलग अलग काम करती हैं, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, ये उसी चीज को ये बताने का प्रयास किया गया है। अब हम लोग सममिति देख लेते हैं कि सममिति मतलब क्या होता है। लिखा है प्राणी को सममिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। तो प्राणियों को जो सममिति के आधार पर भी बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? स्पंज मुख्यतः जो है असममिति होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से दूसरे वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। ठीक है, जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से दूसरी गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो उसे आर्य सममिति कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या अभी दिखाता हूं मैं। आगे लिखा है आपका सिल्ट्रेट, आपका टिनोफोर और आपका एकाइनोडर्म इसी प्रकार की समिति के उदाहरण हैं। ये जीव हैं। ठीक है, अब आप इनको देख सकते हैं। इनमें शरीर में दो विभाजन नहीं होता है, इनमें आप कई विभाजन होता है। इसी को दिया गया है, इसी को लिखा गया है आर्य समिति होता है। ठीक है, तो ये आर्य समिति के रूप में इसको दिया गया है। तो इसमें जो अब देख सकते हैं शरीर में कई तरह के उसमें अंग होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है दूसरा जो आपका उदाहरण है, आपका लिखा रहा है आगे जो है इसी प्रकार की समिति होती है। ठीक है, आगे लिखा है जैसे किंतु एनेलिड और आर्थ्रोपोड आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं और बाएं भाग में बटा होता है, जिसे हम द्विपार्श्व समिति कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये केकड़ा आप देख सकते हैं दो भागों में बटा होता, आधा एक तरफ और आधा एक तरफ बटा हुआ है। ये उसी चीज को ये बताया गया, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस पर देख सकते हैं कि जो आर्य समिति क्या होती है और आपका द्विपार्श्व समिति क्या होती है। इस चीज को हमें यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, तो यही इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जिसको यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं प्राणियों का वर्गीकरण। प्राणियों का वर्गीकरण कैसे करना है? तो लिखा हुआ है प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपयुक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है, जिसका वर्णन इस अध्याय के शेष भाग में किया गया है। पहला आपका है संघ पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ जो है इसमें कौन कौन से जीव आते हैं याद रखना है, यही सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लिखा है इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सामान्यतः लवणीय और जो है असम्मति होते हैं। ये सब जो है आंत बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है और स्पंजों में जल परिवहन और नाल तंत्र पाया जाता है। जब सूक्ष्म रंध्र अस्ट्रिया द्वारा शरीर के केंद्रीय स्पंज गुहा जो है स्पेसोसील में प्रवेश करता है तो ये बड़े रंध्र जो है क्या हो जाते हैं, बाहर खुल जाते हैं। उसी चीज को क्या लिखा गया है उसमें जो है आस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने, शोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक जो है होते हैं। आगे लिखा है कोएनोसाइट्स तथा या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को अस्थिर कर देती हैं। ठीक है, जो स्पंज वाले जीव होते हैं। कोशिका में पाचन होता है तो कोशिका में ही इनका पाचन होता है और कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कटिकाओं तथा स्पंज तंतुओं का बना होता है। स्पंज प्राणी में नर और मादा जो है पृथक नहीं होते। तो जो स्पंज प्राणी होते हैं उनमें नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, वह उभयलिंगी लिंगा जो है श्रेय होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो याद रखना जो अंडे और शुक्राणु होते हैं दोनों एक ही द्वार द्वारा बनते हैं। उनमें आलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन जो युग्मकों द्वारा होता है। निषेचन जो होता है वो आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें जो वयस्क से भिन्न आकृतियां की लावा अवस्था पाई जाती है। उदाहरण के लेकर देखा जाए जिसमें साइलन, इसके अलावा जो है आपका स्पंजिया जिला स्वच्छ जलीय स्पंज होते हैं और आपका जो है बात स्पंज जीव होते हैं। यही सब इसमें शामिल होते हैं। तो ये कौन कौन से जीव होते हैं जरा इनको अगर हम चित्र में देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं ये सारे स्पंज जीव हैं जो ए और बी और सी में यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो सारे स्पंज जीव हैं, इनको हमें ऐसे याद रखना है। इनमें नर मादा अलग अलग नहीं होते, सब एक साथ ही से पाए जाते हैं। अंड और जो है आपका शुक्राणु एक साथ में बनते हैं। उसी चीज को यह बताने का इसमें प्रयास किया गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग संघ टिनोफोर जीव कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो लिखा है टिनोफोर जो आपका जो सामान्यतः समुद्री अखरोट जो है आपका सी वालनट या फिर कंकाल जैसी जो है ये संरचना उनके अंदर होती है, जेली होती है। ये सभी समुद्रवासी आर्य जो है समिति
द्विकोरिक जीव होते हैं तथा उनमें ऊतक श्रेणी का शरीर जो है आपका संगठन होता है। कैसा होता है? ऊतक श्रेणी का होता है, उनमें टिश्यू होते हैं। शरीर में 8 जो है बाह्य पक्षाभी जो है क्या पाए जाते हैं? पैर पाए जाते हैं। उसको बताया गया, जैसे केकड़ा इसमें आ जाता है, जो आपका देखा जाए तो चरण में सहायता करती हैं। पाचन अंतःकोशिकीय तथा अंतराकोशिका दोनों प्रकार का होता है। तो जो पाचन तंत्र होता है वो बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। जीव संदीप्ति प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करता है इसमें, ठीक है। जो जीव होते हैं वो प्रकाश भी उत्सर्जित करते हैं, जिसमें यहाँ पे दिखाया गया ये जीव, ये उसी का जो है यहाँ पे ये बनाया गया है, उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास किया गया है। आगे लिखा है इसमें जो आपका टीनोफोर की मुख्य विशेषता है कि इनमें नर और मादा अलग नहीं होते हैं, ठीक है। इनमें नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं। जनन केवल लैंगिक होता है और निषेचन बाह्य होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन द्वारा होता है, जिसमें लावा अवस्था नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए कौन कौन से जीव उदाहरण में आते हैं, तो पहला आपका है जो आपका प्लोरोबेलिया और आपका जो है टीनोप्लाना, ये दोनों जीव इसमें आते हैं। अब दोनों को आप देख सकते हैं, टीनोप्लाना का यहाँ पर एक मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, और दूसरा आपका देख सकते हैं ये सबके उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी, कौन कौन से जीव किस किस वर्ग में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपका अगला जो वर्ग है जिसे हम कहते हैं चिपटे कृमि कहते हैं। ये कीड़े होते हैं तरह के, ये जो है हमारे जो है कपड़ों को या लकड़ी को ये जो है खराब करने का काम करते हैं। तो ये किस वर्ग में आते हैं? इनका नाम क्या है? संघ जो है प्लेटी हेल्थी जो है आपका थीज है। इस संघ के प्राणी जो है पृष्ठाधर रूप से चिपटे होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतया चपटे कृमि कहा जाता है। ये सब इस समूह के जो है अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतः जो है परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चपटे जो है कृमि होते हैं वो द्विपार्श्व जो है सममिति, त्रिकोणीय और जो है का प्रगुही होते हैं, ठीक है। इनमें अंग का स्तर शरीर संगठन होता है और परजीवी प्राणी में अंकुश और जो है चूसक पाए जाते हैं। कुछ जो है चपटे कृमि खाद्य पदार्थों को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं, मतलब ये अपने शरीर से भी भोजन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा है जो है आपका ज्वाला कोशिकाएं जो है प्राशन नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। नर मादा अलग नहीं होते, इसमें नर मादा भी अलग अलग नहीं होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन में बहुत सी लावा जो है अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्लेनेरिया में जो आपका देखा जाए जो है पुनरुद्ध भवन होता है की समीप क्षमता होती है। उदाहरण अगर देखा जाए तो इसमें आपका टीनिया, जो आपका टीनिया है आपका टीनिया, इनमें जिसे हम जो है आपका फीता कृमि कहते हैं, और एक आपका होता है पर्णकृमि। ये दो तरह के जीव होते हैं, इनसे बहुत तरह के रोग भी फैलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको एग्जाम में आपको पूछा सकता है कि आपके चपटे कृमि में कौन कौन आते हैं, तो इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीवों का एक नया वर्ग है आर्थ्रोपोडा। ये क्या होते हैं? आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, तो आर्थ्रोपोडा होता है, जिसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं। तो सबसे बड़ा अगर जीव को देखा जाए तो कीटों का ही होता है। हमारे पृथ्वी सबसे अधिक कीट ही पाए जाते हैं जो आपका आर्थ्रोपोडा में शामिल होते हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा की जो है पाई जाती है, ठीक है, होती है, जिनमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है तथा ये जो है आपका द्विपार्श्व समिति और त्रिक जो है कोरिक विखंडन और जो है परगुही प्राणी होते हैं, जिसमें तितली भी आ जाएगा, ये सब इसी में आते हैं। इसके अलावा टिड्डा उड्डा सब इसी में आ जाते हैं। आर्थ्रोपोड का शरीर जो है काइट जो है टीनी वाही कंकाल से ढका होता है, जिसे आप देख सकते हैं तितली में ऐसा होता है। शरीर सिर वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है, ठीक है, अलग अलग सबके अंग होते हैं, ठीक है। इसमें जो है संधि युक्त पाद होता है, जो श्वसन अंग क्लोम जो पुस्त क्लोम और आपका पुस्त फुसफुस अथवा जिसे हम कैसे फेफड़ा कहते हैं और श्वसन नालिकाओं द्वारा अलग होता है, पाए जाते हैं। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग जैसे आपका जो देखा जाए तो इसमें नेत्र जो होता है वो संवेदी अंग होता है। कभी आप देखा होगा संवेदी अंग मतलब ये होता है कि जो बहुत संवेदनशील अंग होते हैं और जो अपने आप हरकत करते हैं बचाव के लिए। जैसे हम अगर आँख के पास ले जाते हैं तो हमारी जो पुतली होती है वो लगातार क्या करती है, बंद होने लगती है, इसका मतलब वो संवेदी अंग होता है, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो जो नेत्र होता है वो संवेदी अंग होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो संतुलन पुट्टी जो होती है वही उपस्थित होती है, ठीक है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये जो है संवेदी अंग क्या क्या होते हैं इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और आर्थ्रोपोडा में कौन कौन जीव आते हैं ये भी हमें याद होना चाहिए। आगे उदाहरण में दिया भी है।
उत्सर्जन जो आपका देखा जाए तो मैल पीगी नालिका के द्वारा होता है और नर मादा पृथक होते हैं। तो इसमें नर और मादा क्या होते हैं, आर्थ्रोपोडा में अलग अलग होते हैं। तथा अधिकांश जो अंड प्रजक होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा अगर देखा जाए लावा अवस्था द्वारा जो है अप्रत्यक्ष होता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट कौन होते हैं, अगर देखा जाए तो इसमें मधुमक्खी हो गया, रेशम कीट हो गया, लाख कीट हो गया आपका। इसके बाद आपका रोग वाहक कीट हो गए, ठीक है, क्यूलेक्स, और आपका एंडीज मच्छर हो गए, इसी में टिड्डी इसी में आ जाता है। और जीवित जीवाश्म जो आपका देखा जाए तो इसमें ल्यूमुलस आदि जो है जीव इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आर्थ्रोपोडा में कौन कौन आते हैं, तो इसमें देखने का जो मधुमक्खी इसी में आता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें रेशम कीट इसी में आते हैं, लाख कीट इसी में आते हैं, रोगवाहक कीट भी इसी में आते हैं। चाहे आपका देखा जाए तो एनाफिलीज मच्छर जो होते हैं, जो है क्यूलेक्स मच्छर होते हैं, एंडीज मच्छर होते हैं, सब ये आर्थ्रोपोडा में ही शामिल होते हैं। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ सब देख सकते हैं बिच्छू का, झींगा का, टिड्डी का और तितली का जो है आर्थ्रोपोडा के उदाहरण है। और आप देख सकते हैं तितली भी आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है, ये भी याद रखेगा। और सब जीव की बनावट यहाँ पर एक साथ दी गई है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता है कि तितली किस वर्ग में आता है, किस संघ में आता है, तो आर्थ्रोपोडा में ही आता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें अच्छे से याद करना है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला है आपका है संघ मोलास्का, ठीक है। तो जो आपका जो संघ मोलास्का है उसमें कोमल शरीर वाले प्राणी आते हैं। तो लिखा है मोलास्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। तो पहला आर्थ्रोपोडा है, दूसरा कौन है, तो मोलास्का है, ठीक है। ये प्राणी जो स्थलीय अथवा जलीय मतलब लवणीय और अलवणीय तथा अंग तंत्र स्तर के संगठन होते हैं, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि जो मोलास्का जीव होते हैं ये जो कोमल शरीर वाले होते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इनका दूसरा सबसे बड़ा संघ है, ये एक क्वेश्चन ये बन सकता है। ये मतलब स्थल में और जल दोनों जगह पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन ये बन सकता है। और ये जो है स्वच्छ जल में और जो आपका जो है खारे जल में दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये द्विपार्श्व समिति जो है त्रिकोरिक और जो है परगुही प्राणी होते हैं। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका होता है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है उसे ढका होता है। जैसे हमारे यहाँ जो कोरल जीव पाए जाते हैं, समुद्र पाए जाते हैं, उनके जो है शरीर बहुत कोमल होते हैं, लेकिन जो ऊपर का आवरण होता है, जैसे आप देखा होगा जो है कछुआ होता है, तो उसी तरह के ये पाए जाते हैं। तो उसके नीचे जो है उसके ऊपर जो आवरण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का ढका होता है, जैसे हमारे परवाल जीव होते हैं। इनका शरीर जो है क्या होता है, ये आखंडित, जिसमें सिर, पेशीय पाद तथा एक अतरंग जो है कुकुड होता है। त्वचा की नरम और स्पंजी परत कुकुड के ऊपर प्रवाह बनाती है। कुकुड तथा प्रवाह के बीच के स्थान को प्रवाह गुहा कहते हैं, जिसमें जो है अगर देखा जाए तो पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें क्लोम पाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो श्वसन और उत्सर्जन दोनों में सहायक होते हैं। जो ये आपका ये पाए जाते हैं इन्हें हम क्लोम कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये श्वसन भी करते हैं और उत्सर्जन भी करते हैं। सिर पर संवेदी जो है स्पर्क जो है पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान जो है घिसने का अंग होता है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है, जो है जिससे जो है रेती जीहा जो है आपका कहते हैं। सामान्यतः नर और जो है मादा जो है पृथक होते हैं और अंड प्रजक होते हैं, ठीक है। परिवर्धन समानता लावा के द्वारा होता है, जैसे अगर देखा जाए सेब घोघा, मुक्ता शक्ति आपका। इसके बाद देखा जाए तो आपका जो है लोलीगो, आपको जो ऑक्टोपस जो जीव होता है जिसे हम लोग बेताल मछली कहते हैं, ये सब इसी में पाए जाते हैं। समुद्री खरगोश इसी का उदाहरण है। तो बहुत सारे जीव इसके उदाहरण हैं, इसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। अगर इनका हम चित्र के रूप में देखें तो हमें ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। घोघा भी इसी में आता है। अब जो आप ये घोघा देख रहे हैं इसके अंदर जो है जीव पाया जाता है, बहुत ही मुलायम जीव पाया जाता है, लेकिन ऊपर जो ये आपका आवरण दिख रहा है ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। यही सब जीव पाए जाते हैं जिसे हम कोरल जीव कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम होते हैं, इन्हें हम संघ मोलास्का के अंतर्गत रखते हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था और आगे भी आपसे पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं संघ जो है आपका एकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इन्हें हम सूल युक्त प्राणी कहते हैं। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं, इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं और ये किस प्रकार के जीव होते हैं, कहाँ ये पाए जाते हैं। लिखा है इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है। तो इनके अंदर भी अंतःकंकाल पाया जाता है। कौन सा, कैल्शियम का, जिससे परवाल जीव के अंदर पाया जाता है, जिसमें आपको घोघा के अंदर दिखाया मैंने आपको चित्र में। इसलिए इनका नाम जो है क्या रख दिया गया, एनाइनोडर्मेटा रख दिया गया है। सभी समुद्रवासी तथा अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। वयस्क
जो है अगर देखा जाए एकाइनोडर्म आर्य रूप से जो है सममिति होते हैं, जबकि लावा द्विपार्श्व रूप से सममिति होते हैं। ये सब जो है आपका त्रिकोरिक और परगोही प्राणी होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा सामान्यतया मुख होता है वह अधर तल पर और मल द्वार जो है आपका देखा जाए तो जो है पृष्ठ तल पर होता है। तो इनके अंदर भी जो अलग अलग अंग से अलग अलग काम होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए इस जीव का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जो रक्त का संवहन होता है वैसे यहाँ इनके यहाँ जल का होता है। तो लिखा है जल संवहन तंत्र इस संघ की विशेषता होती है। जिसे आपका संघ जो ये देखा जाए इस संघ में कि जीवों में जो है जिसे खून जो है दौड़ता है पर उनका जो है संवहन तंत्र होता है, इनका जल का होता है। उसी चीज को बताया गया है जो चलन गमन तथा भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में सहायक होता है। अस्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। नर और मादा पृथक होते हैं तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष और मुक्त जो है आपका प्रवाही और लावा और अवस्था में ये होते हैं। ठीक है, अब अगर इनका हम उदाहरण देखते हैं तो इनके उदाहरण में कौन कौन सी जो है इसमें जीव आते हैं ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो लिखा है आपका इनमें तारा मछली आती है, समुद्री जो है आर्चिन आता है, समुद्री लिली हो गया, समुद्री जो है कंकटी हो गया, भंगूर तारा हो गया। ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। जरा इनको उदाहरण दे सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछा था कि तारा मछली क्या मछली है या जीव है, तो वो मछली है नहीं है, वो एक तरह का समुद्री जीव है। ये उसी के बारे में दिखाया गया। तो ये तारा मीन है और ये आपका जो दूसरा है ये आपका भंगूर तारा है। इसी चीज को यहाँ पर अलग अलग करके बताया गया। जैसे तारे का आकार होता है वैसे इनका आकार है। इसी चीज को यह स्पष्ट करने का यह प्रयास किया गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले वर्ग की ओर बढ़ते हैं। अगला जो जीव वर्ग और जीवों का वर्ग है उसका नाम क्या है? वर्ग है आपका आरिस्टिक्लीज। लिखा है इस वर्ग की मछलियां लवड़ीय और जो है अलवड़ीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। तो इसमें जो मछली पाई जाती है उसमें वो समुद्री में भी मतलब खारे जल में भी और नदियों में पाई जाती है। इनका अंतः कंकाल जो है क्या होता है? अस्थिल होता है। इनका शरीर जो है धारा रेखीय होता है। ठीक है, उसमें कई तरह की रेखाएं पाई जाती हैं जिसे आप देख सकते हैं मेढक में भी। मुख अधिकांश उग्र सिरे के अंत में होता है। ठीक है, बहुत आगे होता है मुख। इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र हो दोनों और जो है प्रच्छन्न अगर देखा जाए तो ढके होते हैं। त्वचा जो अगर देखा जाए तो जो आपका जो है स्लाइकोइड आपका टीनो नोड शक्ल जो है सल्क के रूप से ढकी रहती है। इनमें वायु कोष उपस्थित होता है जो आपका अगर देखा जाए उत्प्लावक में सहायक होता है। हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। एक आलिंद और एक निलय होता है। तो हृदय में एक आलिंद और एक निलय होता है और मानव शरीर में 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ये सभी असमतापी होते हैं। मतलब इनमें जो है जो रक्त होता है वो समतापी नहीं होता, वो असमतापी होते, वो किसी मौसम में बदल नहीं सकता है, एक जैसा रहता है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। ये अधिकांशतः अंडज होते हैं। निषेचन प्रायः बाह्य होता है और परिवर्धन जो है प्रत्यक्ष होता है। अगर देखा जाए तो इसमें समुद्र जो है उड़न मछली जो है आपका छिपकली इसमें आती है। समुद्री घोड़ा भी इसी का उदाहरण है। इसके अलावा रोहू मछली भी इसी का उदाहरण है। अगर देखा जाए तो आपका जो है मंगूर मछली भी इसी का उदाहरण है जो है। इसके अलावा जो आपका फाइटिंग फिश और जो आपका एंजल मछली भी इसी वर्ग में आते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो समुद्री घोड़ा और मछली जो है ये इसी वर्ग में शामिल है। इसी के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, अब अगला है आपका है वर्ग जो है अगर देखा जाए तो दूसरा जो वर्ग है आपका वर्ग एम्फीबिया। वर्ग एम्फीबिया को अभयचर कहते हैं। तो अभयचर जीव कौन कौन से होते हैं इनके बारे में बताया गया है कि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो लिखा है जैसा कि नाम से इंगित है ग्रीक एम्फी 2 बायो जीव के जो है उभयचर जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। तो जो उभयचर जीव होते हैं वो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। इनमें अधिकांशतः 2 जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर और धड़ में विभाजित होता है जो है अगर देखा जाए। ठीक है, कुछ में मूछ उपस्थित होता है। उभयचर की त्वचा नम होती है और ये नेत्र पलक जो है वाले होते हैं। बाह्य अगर देखा जाए तो वर्ण की जो है जगह जो है कड़पटल पाए जाते हैं जो है आपका, और आहार नाल मूत्र आपका जो है यूरिन का जो आपका मूत्राशय है और जनन पथ एक जो है कोष्ठ में खुलते हैं जिन्हें हम जो है क्या कहते हैं जो है अस्कर कहते हैं। जो
आपका एक जो बाहर खुलता है। श्वसन जो है क्लोम, फुसफुस और तथा त्वचा के द्वारा होता है। हृदय 3 कोष्ठ का बना होता है। इनमें हृदय कितने कोष्ठ का पाया जाता है? 3 कोष्ठ का पाया जाता है। ठीक है, 2 आलिंद होता है और 1 निलय होता है। ये असमतापी प्राणी होते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है और अंडों उत्सर्जन करते हैं तथा विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष और लावा के द्वारा भी हो सकता है। तो ये जो है परिवर्धन जो होता है प्रत्यक्ष भी होता है और लावा के द्वारा भी होता है। इसमें अगर देखा जाए तो टोड, मेढक, आपका वृक्ष मेढक, आपका जो है जो पाद रहित, अब जो है क्या कहते हैं उभयचर प्राणी इसमें शामिल होते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि जो है मेढक ये सब किस वर्ग में आते हैं। अगला आपका है वर्ग सरीसृप। सरीसृप जो है जीव बहुत बार पूछा गया है। जो है आपका सरीसृप जो वर्ग जीव कौन कौन से होते हैं? तो लिखा है सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या जो है सरकने के द्वारा गमन के कारण होता है। तो जो जीव रेंगते हैं या सड़क के चलते हैं उन्हें हम सरीसृपी कहते हैं। ये बात याद रखना है। ठीक है, ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी है जिनका शरीर जो है सूक्ष्म सल युक्त त्वचा से ढका होता है। ठीक है, इनमें जो आपका केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क या जो है परसल्क पाए जाते हैं। इनमें बाह्य जो है अगर देखा जाए कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। कर्णपटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 जोड़ी पाद उपस्थित जो है हो सकते हैं। हृदय सामान्यतः 3 जो है प्रकोष्ठ का बना होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ पाया जाता है। तो जो याद रखना जो मगरमच्छ होते हैं वो इसी सरीसृप में आते हैं। तो उनमें 4 प्रकोष्ठ होता है, लेकिन अन्य जो जीव होते हैं उनमें 3 प्रकोष्ठ होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। सरीसृप असमतापी होते हैं। सर्प और छिपकली अपनी जो है सल्क को जो है क्या करते हैं त्वचीय जो केचुल के रूप में छोड़ते हैं। ठीक है, तो जो सांप केचुल छोड़ता है ये उसी चीज का है। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है और ये सब अंडज होते हैं, सब अंडा देते हैं। ठीक है, तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। याद रखना जो सरीसृप होते हैं इनमें सब जितने भी जीव होते हैं वो अंडज देते हैं और जो है बच्चे नहीं देते हैं। इनमें टर्टल आता है, जो आपका टोर टाई जाता है, वृक्ष छिपकली आती है, बगीचे की छिपकली आ जाएगी इसमें। इसके अलावा आपका जो है एलिगेटर आ जाएगा, घड़ियाल इसी के अंदर आएगा, घरेलू छिपकली भी इसी में शामिल होगा, कोबरा भी इसी में शामिल होगा। ठीक है, वाइपर जैसे जीव भी, क्रेत जो आपका क्रेत सांप होता है, सब इसी के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसलिए इनके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ये सब जीव वही हैं, इनके बारे में यहाँ पे आप दे सकते हैं। चाहे कछुआ हो आपका, चाहे आपका जो घड़ियाल हो, चाहे आपका वृक्ष छिपकली हो, ये सब इसी में शामिल होते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्ग एबीज की बात करते हैं, जिसे हम पक्षी कहते हैं। तो पक्षी वर्ग जो है को हम क्या कहते हैं? एबीज कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। लिखा है आपका एबीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे आपका देखा जाए तो शुतुरमुर्ग, इसके बाद अस्ट्री जो होते हैं इनको छोड़ दिया जाए तो, लेकिन ये भी इसी वर्ग में आते हैं। इनमें चोंच पाई जाती है। जो अग्रपाद रूपांतरित होकर के पंख बनाते हैं। पश्चपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर के चलने, तैरने और पैरों जो है पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, त्वचा शुल्क जो सूक्ष्म होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती है, तो इसमें केवल एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम तेल ग्रंथि कहते हैं पक्षियों में। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं तथा जो है वायु कोश युक्त होती हैं, मतलब उसमें वायु प्रवेश कर सकती है। इनके पाचन तंत्र पथ में सहायक संरचना जो है क्रॉप और जो है पेप्सी होती है। हृदय जो पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। इनमें हृदय जो है 4 प्रकोष्ठ का पाया जाता है और जो है इनका जो रक्त होता है वो समतापी होता है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी मौसम में जो है इनका रक्त जो है एक समान बना रहता है, अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। श्वसन जो फुसफुस के द्वारा होता है, मतलब फेफड़े के द्वारा होता है, जैसे मानव में होता है। वायु प्रकोष्ठ फुसफुस से जुड़ करके सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है, जैसे कौवा, कपोत, तोता, जो स्टीच, मोर, आपका जो है देखा जाए तो पेंगुइन और आपका गिद्ध, ये इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन्हें हम जो है क्या कहते हैं? एबीज जो है वर्ग में रखते हैं। ठीक है, आप इन सबको चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, एक आपका वर्ग है आपका वर्ग स्तनधारी। वर्ग स्तनधारी में मानव भी आता है। इनकी विशेषता क्या है? इस वर्ग के प्राणी जो है सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, किसी भी ये वातावरण में पाए जा सकते हैं, जैसे ध्रुवीय ठंडे भाग में, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान और अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ में उड़ने तथा पानी में रहने का अनुकूलन होता है, तो कुछ जो है आपका उड़ते भी हैं और कुछ पानी में भी पाए जाते हैं। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि स्तन ग्रंथि होती है, तो इसमें दूध स्तन ग्रंथि पाई जाती है। इन्हें हम स्तनधारी जीव कहते हैं।
जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं जो चलने दौड़ने मतलब पैर होते हैं। वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने के लिए, तैरने और उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं जिसे हम रोआ कहते हैं, बाल जिसे हमारों में पाया जाता है। बाह्य कण जो है फलक पाए जाते हैं और जो है जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत जो मसूड़ों से जो है गर्तिका में लगे होते हैं। 4 हृदय प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्रामा के द्वारा होती है और लिंग अलग होते हैं, ठीक है, तथा निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। कुछ स्तनधारी जो अंडे में भी होते हैं, ठीक है, तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम इनका उदाहरण देखते हैं कौन कौन से जीव इसमें आते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें एक आता है आपका कौन कौन से जीव आते हैं। तो एक आपका होता है कंगारू, इसमें आता है, ठीक है, इसमें आपका कंगारू हो गया। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें डकबिल हो गया। इसके अलावा देखा जाए तो फ्लाइंग फॉक्स हो गया, ऊंट हो गया, बंदर, चूहा, आपका कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सामान्य जो है डॉल्फिन, और आपके ये सब क्या है, ये स्तनधारी जीव हैं। ब्लू व्हेल आपका हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, सब इसी वर्ग में आते हैं। इन्हें हम स्तनधारी जीव कहते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने बता दिया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।